आई होप क्लास 12 तुमने पहला लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा। तो चलो दूसरे लेक्चर को शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के वो चारों तरफ का रीजन होता है जहां पे किसी भी दूसरे चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस हो जाए। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर अदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, जहां पे अदर चार्ज पार्टिकल्स को फोर्स लगता है। जैसे कि समझो ये एक चार्ज है जिसको हम सोर्स बोल रहे हैं। इसी चार्ज पार्टिकल के एरिया में एक दूसरा चार्ज पार्टिकल आया जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं। इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इस सोर्स चार्ज पार्टिकल का एक फोर्स महसूस हुआ। तो जिस हिस्से तक ये फोर्स महसूस होगा, जितने एरिया में ये फोर्स महसूस होगा, उस एरियाज को हम क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का देखो फॉर्मूला ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ पुट करो तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू है उससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? सोर्स। तो हम सोर्स की वैल्यू को रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने चाहिए हमने। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कोलॉम्ब। और क्या याद रखना चाहिए? जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकलता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को जाता है। तो इतनी चीज़ें हमें इसमें पता होनी चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो न्यूमेरिकल्स में होता क्या है, 2 3 4 या 5 6 चार्जेस एक साथ आ जाते हैं। वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि इनको सॉल्व कैसे करना है किसी भी एक पॉइंट पे। तो देखो कैसे करोगे। मैंने 3 चार्जेस ले लिए, Q1 Q2 और Q3। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक सर्टेन दूरी भी हो गई। ठीक, तो हमने क्या कहा, इस पॉइंट P पे इन तीनों के द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जिसको हमने नाम दिया, इसके द्वारा लगाया गया E1, इसके द्वारा E2 और इसके द्वारा E3। अब यहाँ पे एक बात आती है, पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ को निकलता है? बाहर को। तो E1 निकला बाहर को। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को निकलता है? बाहर को। जिस पॉइंट पे तुम सॉल्व करोगे ना, वहां पे देखना कि बाहर को भेजना है अंदर को। जैसे अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये लाइन अंदर को खींची जाती, ये E2 जो बाहर को जा रहा है वो अंदर को आता उस समय। अब ये बाहर को जाएगा, E1 बाहर को, E2 बाहर को और E3 भी बाहर को। अब E1 की वैल्यू क्या होगी? के क्यू अपॉन आर। अभी फॉर्मूला बताया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन R1 का स्क्वायर, के क्यू अपॉन R2 का स्क्वायर, ऐसी के क्यू थ्री अपॉन R3 का स्क्वायर। और लास्ट में इन तीनों का ही हमने क्या कर देना है? वेक्टर सम कर देना है। तो नेट होगा E1 प्लस E2 प्लस E3। तो तीनों का ही हमने वेक्टर सम कर देना है। थोड़ा सा वेक्टर में फिर भी चीजें बता देता हूँ। देखो मान लो E1 जा रहा है इधर को, E2 जा रहा है इधर को, तो नेट आंसर आएगा बीच से वेक्टर के हिसाब से। तो उसका एक फॉर्मूला यूज करोगे, E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसका वेक्टर सम करोगे। चलो तो थोड़ा सा अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी लाइंस है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ की वो इमेजिनरी लाइन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस होता है, उसी चारों तरफ की इमेजिनरी लाइंस को हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं। ये पॉजिटिव के लिए चार्ज से बाहर को निकलती हैं, नेगेटिव के लिए चार्ज की तरफ को चलती हैं। तो पॉजिटिव से, मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से बाहर को, नेगेटिव से अपनी तरफ को। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं होती। जैसे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं, फिर नेगेटिव से लौट के वापस नहीं आती, वहीं पे खत्म हो जाती है। इसलिए हम इसको कर्व बोलते हैं, लूप नहीं बोलते। दूसरा, जहाँ पे ज़्यादा लाइन्स एक साथ होंगी वहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा पावरफुल है। जैसे जैसे लाइनें थोड़ी दूर होते चले जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वैसे ही कमज़ोर होने लग जाएगा। तो यहाँ पे E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ए पॉइंट पे ज़्यादा है कंपैरिजन विद बी। फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलरली बाहर को आएंगी। ठीक है,
किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलरली बाहर को आएंगी। ये बात तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो अगला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। मतलब एक प्लस और एक माइनस के चार्ज का एक सिस्टम जो कि कुछ दूरी से एक दूसरे से अलग होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे HCl, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहाँ से जो ये वैल्यू निकल के आती है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताती है, उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P, ये वेक्टर क्वांटिटी तो साइन लगाना, Q इंटू 2A। अब यहाँ पे Q क्या है? ये दोनों चार्जेस की जो भी स्ट्रेंथ है। अब जैसे इसकी वैल्यू Q होगी तो ये भी ना माइनस Q होगा। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों वैल्यूज़ बराबर होती हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर होती हैं। एक +10 है तो दूसरा -10 होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाता है, लेकिन नंबर्स दोनों के सेम रहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे 10 रख देंगे जो नंबर में दिया होगा। और 2A क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी। 2A हम इसलिए लेते हैं, हम A भी ले सकते हैं, L भी ले सकते हैं। 2A हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अभी आगे तुम डेरिवेशन करोगे तो उसको हाफ बीच से कट करना पड़ता है मिड पॉइंट में, तो A का आधा A/2 होगा, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम 2A ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना न्यूमेरिकल में मान लो उसने कहा कि दो चार्जेस हैं, उनके डाइपोल है, मतलब उनके बीच में जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, तो 2A को 20 रख देना। ऐसा मत करना कि 2A को 40 कर दिया, वो गलत है। 2A का मतलब वो टोटल डिस्टेंस है, तो 2A ही 20 रखा जाएगा उस समय, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की तो कोलाम होती है, दूरी की मीटर होती है, तो कोलाम मीटर हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी जो डायरेक्शन होगी इसकी वो यहाँ से यहाँ को होगी, ठीक है, डाइपोल। अच्छा, नेट चार्ज पूछा अगर बाई चांस, तो प्लस और माइनस नेट चार्ज कैंसिल आउट ही हो जाएगा फिर जोड़ने पे, क्योंकि चार्ज जुड़ जाता है, तो नेट चार्ज कितना होगा इसमें? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल दो लाइंस होती हैं। एक्सियल लाइन का मतलब होता है चार्जेस की ये जो जॉइनिंग लाइन है उसी पे आगे, या तो उसके आगे या तो इसके आगे, जहाँ पे भी होगा फिर इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। और यहाँ जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे प्लस और माइनस के दो चार्जेस हैं, इनके बीच की दूरी को आपने 2A लिखा हुआ है। इस पॉइंट से मैंने एक पॉइंट यहाँ पे M मान लिया, जिस पॉइंट M पे मुझे इन दोनों से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो बताना है कि कितना बन रहा है। अब यहाँ से मैं पहले सेंटर पे आ रहा हूँ, इसलिए मैंने 2A लिया था, तो इस सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम R नाम दे देते हैं। और अब ये सेंटर था तो ये A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ठीक है। अब ये बची हुई दूरी कितनी होगी? ध्यान से देखो, ये R माइनस A हो जाएगी। पूरी दूरी R है, उसमें से A माइनस कर दो तो ये R माइनस A हो जाएगी। अब देखो, पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो बाहर को निकलता है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकलता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर को जाएगा। नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को आता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर को आएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर के हिसाब से एक वहां जा रहा है, एक इधर को आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या चल रहे हैं? अपोजिट, तो इनको माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन अब देखना पड़ेगा जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाया जाएगा। अब बड़ा कौन है इसमें? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R²। K तो सेम है दोनों के लिए, Q भी दोनों के लिए सेम है, सिर्फ R पे क्वेश्चन फंसेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी का नाम क्या है? A+R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का नाम क्या है? R-A। तो नेगेटिव चार्ज से दूरी कितनी बच रही है? R-A। पॉजिटिव चार्ज से दूरी कितनी बच रही है? R+A। बाकी ऊपर KQ/ फॉर्मूला एज इट इज है, KQ/वैल्यू। ये वैल्यू माइनस हो रही है, मतलब ये छोटी है, ये वैल्यू में प्लस हो रहा है, तो ये बड़ी है। तो बड़ी वैल्यू अगर ये बड़ा है, ठीक है, अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब ये वैल्यू छोटी होगी, और अगर ये वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू क्या होगी? बड़ी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना चाहिए। हमने वही करा, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करा, ठीक है, वैल्यूज को पुट करा। अब सिर्फ मैथ्स की कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। के क्यू को कॉमन ले आओ, ये दो वैल्यू बच गई। एलसीएम ले लो इसका और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसके एलसीएम को ओपन कर दो, A² + B² + 2AB। इसका भी ओपन करो, A² + B² + 2AB। ये दोनों में स्क्वायर है, उसको हमने बाहर कॉमन कर लेंगे, अंदर बच गया A - B, A + B, A² - B², ठीक है, A² - B², बाकी ये स्क्वायर
इन दोनों का कॉमन करके बाहर कर दिया, ठीक है। उसके बाद के क्यू तो एज इट इज जो कटना था वो कट गया, अब ये बचा सिर्फ 2ar ये 2 बार आ गया तो उसको लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब समझो ये वैल्यू क्यों है, ये 2a है, जब क्यों 2a से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा, तो उसकी वैल्यू वहां पे रखी जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख देना है p, 2 एज इट इज, k एज इट इज, r एज इट इज, बाकी नीचे जैसा चल रहा था वैसा है। अब r के कंपैरिजन में a बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, क्योंकि r दूरी काफी बड़ी है और a काफी छोटा है, क्योंकि डाइपोल जो होता है ना वो बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, ऐसे ये छोटा सा सिस्टम है इतना सा। अब a बहुत, जो 2a की वैल्यू है वही बहुत छोटी है, आधा कर दोगे तो a तो और छोटा हो जाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं है उस चीज का, ठीक है, तो उसको और छोटा हो गया, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम a स्क्वायर, अगर a छोटा है मतलब 0.00 समथिंग कुछ है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो और छोटा हो जाएगा, तो इसलिए मैं a को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, तो सिर्फ क्या बच जाएगा r जो है वो a से काफी ज्यादा बड़ा है, तो a को हटा दिया, तो ये क्या बच गया r की पावर 4, इससे इसको कट कर दिया, तो फॉर्मूला क्या आ गया 2kp अपॉन r क्यूब, ठीक है। अब बात आ गई डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो देखो अगर डाइपोल की डायरेक्शन देखें तो वो कहाँ का और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का है, वो दोनों एक साथ मर्ज करके बताएंगे। इन दोनों में से ज़्यादा बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा था, ये वाला जो ज़्यादा पावरफुल है, और जो पावरफुल है वो अपनी तरफ खींच देगा, ठीक है, तो यानी कि कहाँ को आएगा ये, अंदर को, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को आएगा, अंदर को, क्योंकि ये बड़ा है ना, जो ताकतवर होता है वो खींच देता है, तो ये खींच देगा, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को आएगा, अंदर को, इधर साइड को, ऐसे, ठीक है। अब समझो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, अभी बताई थी, माइनस से प्लस, डाइपोल भी इधर को आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किसके इक्वल है, अभी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसके डायरेक्शन के अलोंग ही चलेगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग ही बनेगा, ठीक हो गया इतनी बार, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब तुम्हें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, कैसे करोगे, डायग्राम समझो, तुम्हारे पास चार्जेस है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ठीक है, तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं। अब तुमने एक पॉइंट पकड़ लिया, चलो जैसे यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पे चलेंगे ऊपर, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया एम, ऐसे मिड से, इसके मिड से एक पॉइंट यहाँ पे हम आ गए, तो पूरी दूरी कितनी थी 2a, ये दूरी कितनी हो जाएगी फिर a, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी a, ठीक है। अब देखो जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को निकलेगा, बाहर को, ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो बात को, पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो कैसे निकलेगा, बाहर को, तो पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ऐसे बाहर को। अब नेगेटिव की बारी, जब नेगेटिव इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो नेगेटिव की प्रॉपर्टी है कि वो अपनी तरफ को खींचेगा, तो नेगेटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपनी तरफ को होगी, ठीक है। अब देखो, अब इतना तुम्हें समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत इसको देख के, कि अगर एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो जो नेट आंसर होगा वो कहाँ से आएगा, बीच से, है ना, मतलब अगर थोड़ी बहुत भी तुम्हें वेक्टर की नॉलेज है तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है दूसरा वेक्टर ऐसे, तो नेट आंसर कहाँ से निकल के आएगा उस समय, बीच से निकल के आएगा, ठीक होगी इतनी बात। चलो अब यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा चीज़ें समझना ना, जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वेक्टर है, ये ऐसे जा रहा है, अब तुम्हें ये तो समझ में आता है ना, हर एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कॉस और एक साइन, ये एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉस थीटा, और एंगल से दूर वाले को क्या बोल देते हैं, ई साइन थीटा, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, ई कॉस थीटा, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ई साइन थीटा, हमने दो चीज़ें कर दी यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, हाँ, अब देखो ये वाला ई है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव वाला जा रहा है इसके साथ इसका एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा, ये जो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बना ये, अब इसके मैं दो कंपोनेंट कर रहा हूँ, ये थीटा एंगल लिया हमने जो फाइनल आंसर उसके साथ, अब इसके साथ ये नीचे वाला जो आएगा पर्पल वाला कलर, यहाँ को कौन सा जाएगा, ई कॉस थीटा, पर्पल वाला, हाँ ये वाला, ऐसे ऊपर को कौन सा जाएगा फिर एंगल से दूर वाला, ई साइन थीटा, समझ में आ गया, इधर को क्या जाएगा,
ई कॉस थीटा, इधर हो गया जाएगा ई साइन थीटा। अब इसके बाद ये जो दूसरा ब्लू वाला है इसके भी तो होंगे। अब देखो ये बात ध्यान से देखते हैं एक चीज़, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है इंटेंसिटी, वो क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब थोड़ी वैल्यूज़ की बात करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या ले लिया, आर। तो फिर ये वाली दूरीज क्या होंगी, इनको भी बात कर लेते हैं। इनको यहाँ पे ये इक्वेटोरियल लाइन है तो 90 का एंगल होगा। अब तुम लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ रहे हो बात को? वही हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो फिर हाइपोटेनस क्या होती है, अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैंने वो वैल्यू यहाँ पे लिख दी। देखो यहाँ भी तो सेम ही है ना, ए और आर, तो ये वैल्यू भी तो उतनी आएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन आर की जगह ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, के क्यू आर की जगह ये आ जाएगा। मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो ये जो बीच की लाइन है वाइट वाली, ये बराबर बीचों बीच से जा रही होगी दोनों के लिए। तो अगर ऊपर एंगल थीटा है तो नीचे के लिए भी हम एंगल कितना यूज़ करेंगे, उस समय थीटा ही यूज़ करेंगे। अब ये जो ब्लू वाली लाइन है हमारी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला ब्लू वाला, ये ब्लू वाला किसका है, नेगेटिव वाले का। तो इसके भी तो दो कंपोनेंट होंगे। जो एंगल के साथ जाएगा ये ब्लू वाला आगे को, उसको बोलोगे ई कॉस थीटा, और जो एंगल से दूर आएगा नीचे को ब्लू वाला, इसको क्या बोलोगे, ई साइन थीटा। समझ रहे हो? ठीक है, दोनों हमारे ई हैं, ये बात तो क्लियर है। ई की ई क्यों लिख रहा हूँ, प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा भी सेम है, तो ई साइन थीटा ऊपर को, ई साइन थीटा नीचे को बराबर है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे कैंसिल। अब क्या बच गया, ये जो नेट आंसर है कैसे बन रहा है, एक तो पर्पल वाला ई कॉस थीटा, एक ब्लू वाला ई कॉस थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनको हम ऐड कर देंगे, तो नेट आंसर हम ऐसे निकालेंगे। अब दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, थीटा भी सेम है, तो उसको ऐसे लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ ई कॉस थीटा। ई की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कॉस थीटा एज इट इज। अब कॉस थीटा निकालते हैं, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा ही होगा, क्यों, जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेलल है ना, ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि लाइनें अगर पैरेलल होती हैं तो ये एंगल बराबर होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास थीटा। अब इस थीटा के हिसाब से कॉस थीटा निकालो, परपेंडिकुलर, सॉरी कॉस थीटा, हाँ सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है ए, हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, बड़ा सिंपल है। अब सिंपल मैथ से देखो, 2a क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अभी पढ़ाया था। ये इसको जोड़ो, ये है, इसकी पावर कितनी है 1, अंडर रूट की पावर कितनी होती है 1/2, तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। फिर वही सेम सिचुएशन, अगर a बहुत ज़्यादा छोटा है r के हिसाब से तो a को हटा दो, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ क्यूब बचेगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Kp/r3। डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस इधर को, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को जा रहा है, बाहर को, उधर को जा रहा है, दोनों का मिलके उधर को ही जा रहा है, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ठीक है, अच्छा देखो, अगर तुम ध्यान से ना एक्सियल वाले आंसर को देखते हो तो आ रहा है 2Kp/r3, और इक्वेटोरियल में क्या आ रहा है, Kp/r3। यहाँ पे 2 नहीं आ रहा, वहाँ पे 2 आ रहा था, मतलब सेम आंसर है तो, लेकिन ये डबल आंसर है, बराबर हैं लेकिन एक्सियल में 2 एक्स्ट्रा आ रहा था। इसका मतलब इक्वेटोरियल के आंसर को डबल करेंगे तो वो एक्सियल का आंसर बन जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये चीज़ तुम तभी अप्लाई कर सकते हो जब एक ही क्वेश्चन हो, चार्ज डिस्टेंस इनकी वैल्यू चेंज ना हो रही हो। पता लगा एक एक्सियल में चार्ज भी अलग है, डिस्टेंस भी अलग है, और इक्वेटोरियल क्वेश्चन में चार्ज भी अलग है, डिस्टेंस भी अलग है, तो भाई फिर नहीं कर सकते ऐसा, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ना। तो ऐसा है, अगर वैल्यू सेम हो तो जो इक्वेटोरियल का आंसर का डबल करोगे तो फिर वो एक्सियल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी डाले जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन हम भी अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैंने सोचा कि टॉपिक्स कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के क्वेश्चनों को एक साथ मिक्स करा के करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में।